सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेकर आया हूं क्लास 10th की साइंस। क्लास 10th की साइंस का जो केमिस्ट्री चल रही थी उसमें चौथा चैप्टर रह गया था। चौथा चैप्टर कार्बन था, उसके यौगिक। और इस अध्याय में आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो टॉपिक्स हैं हमारे कि कार्बन का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं, एक तो आयनिक बंध होते हैं और एक सहसंयोजक बंध, जिसमें हम सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे सहसंयोजक बंध? क्योंकि कार्बन सहसंयोजक बंध ही बनाता है। उसके साथ साथ कार्बन आयनिक बंध बनाता है, इस प्रश्न का भी जवाब आपको इस वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। बनाता है या नहीं बनाता है, और नहीं बनाता है तो क्यों नहीं बनाता है। तो वीडियो लेक्चर को लास्ट तक अवश्य देखें और स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कार्बन तथा उसके यौगिक। तो पहली बात, जैसा कि मैंने बताया था कार्बन के बारे में या कार्बन का परिचय, तो कार्बन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये आप याद कर लीजिए। यहां से एक ना एक बहुविकल्पी आपका बन ही जाता है क्लास 10th में, ठीक है। तो देखो कार्बन क्या है, तो कार्बन बेटा एक अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है, यानी कार्बन नॉन मेटल है। क्या है? नॉन मेटल। तो कार्बन एक अधातु है, पहली बात। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12.0107 होता है, या हम बोल सकते हैं 12। क्या होता है? 12। रासायनिक प्रतीक इसे सी से दर्शाते हैं। रासायनिक प्रतीक क्या होता है? इसका सी होता है, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। संयोजकता क्या होती है? यानी कार्बन की वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी, तो कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? तो 4 होती है। अब बात आई कि 4 होती है कार्बन की वैलेंसी। सर आप बता तो दो हमें कि कार्बन की वैलेंसी कैसे 4 होती है। तो अभी बताते हैं, आपको 9th क्लास में भी सिखाया गया होगा, ठीक है। जैसे हमें कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। पहले मैं बता दूं, अभी कार्बन की वैलेंसी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, इस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा? 2,4। यानी पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी सेल में 8 भरे जाते हैं। तो उसी क्रम में हमने भरा है, तो 2,4। या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6, यानी 2 दूसरी सेल में कितने? 4 इलेक्ट्रॉन है, पहली सेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। द्रव्यमान क्रमांक या द्रव्यमान भार, द्रव्यमान क्रमांक या फिर परमाणु द्रव्यमान की बात एक ही है, 12 होता है। इसको परमाणु भार भी कहते हैं या मौल द्रव्यमान भी कहते हैं। कार्बन के जो समस्थानिक होते हैं, एक C12 होता है और एक C13 होता है और एक C14। तो कार्बन की कितने समस्थानिक है? 3 है। तो कार्बन के बारे में ये जो इंपोर्टेंट जानकारी है या महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें आप याद कर लेना। अब बात आती है कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है ना। कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे होती है, तो मैं बताता हूं। पहले सर्वप्रथम हम लिखते हैं कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने से पहले एक बात याद रखेंगे, हमें कार्बन का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? बताओ भाई। 6। कितना है? 6। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो इसके भातम कोष में देखो, इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखने का क्रम ये होता है कि 2, 8, 18। इस क्रम में हम 9th में लिखते थे इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। तो पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु की में सिर्फ 2 रह सकते हैं। दूसरी में अब 6 ही है इसके पास, तो 8 तक रह सकते हैं। तो 4 भर दीजिए, तो कितना हो गया इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास? 4। 2,4, यानी 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 4। तो 72 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? कोष में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर 4 है। तो 72 कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कार्बन की वैलेंसी 4,
कार्बन की वैलेंसी 4 क्यों होती है, तो हम बना के देखते हैं कार्बन के लिए एक परमाणु संरचना। परमाणु संरचना, ये इसका न्यूक्लियस हो गया परमाणु का, ये पहली सेल हो गई और ये है गई दूसरी सेल। ठीक है, इस तरह से तीसरी सेल, चौथी सेल, इस तरह से बनती चली जाती हैं। लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं, सिर्फ कार्बन के लिए। तो कार्बन में पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया और एक इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, जोड़े से भरे जाते हैं पहली सेल में। अच्छा, दूसरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 और 4। अब मैं तुम्हें बिल्कुल बैलेंसी की सरल परिभाषा बता दूं कि बैलेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बैलेंसी बराबर, तो देखो बैलेंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो देखो बैलेंसी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी संयोजकता बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी बाहतम कोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर बाहतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बैलेंसी 1, बाहतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बैलेंसी 2, और बाहतम कोष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बैलेंसी 3, और बाहतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4। लेकिन बाहतम कोष में 4 से अधिक जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो फिर पेयरिंग करने लगेंगे। अब इसके पास जो बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हैं, सिर्फ 4 हैं और अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड का मतलब जोड़े में नहीं है, तो इसकी बैलेंसी कितनी होनी चाहिए, 4, यानी इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, हिंदी में लिख दे रहे हैं भाई, संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। तो कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। आई बात समझ में, कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4। ये तो एक तरीका ये भी है निकालने का बैलेंसी का, बैलेंसी के तरीके कहीं है लेकिन आपको 9th में यही सीखना चाहिए। या फिर मैं बताता हूँ, जिस भी किसी भी तत्व की हम बैलेंसी ज्ञात कर रहे हैं तो उसके बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो और 4 हो तो उनकी बैलेंसी 1, 2 और 3 और 4 ही होती है। अगर 4 से अधिक हो, जैसे 5 हो, 6, 7 और 8 हो, तो उसे 8 में से घटाकर प्राप्त करते हैं। अगर मान लो किसी के बाहतम कोष में 5 है बैलेंसी, सॉरी बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 5 है, तो उसे 8 में से घटाएंगे 5 तो कितने बचेंगे, 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेंगे 3, तो उसकी बैलेंसी 3। जैसे मैं यहाँ पर एक ऑक्सीजन की बात करके देखो, ऑक्सीजन का कितना होता है, O है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है O, और परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 8। अगर इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो 2,6, यानी इसके बाहतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अगर मैं 8 में से 6 घटाऊंगा तो ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी निकल के आएगी, 2। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। या फिर मान लो इसी में मैं भर के दिखाऊं, मान लो ऑक्सीजन के लिए परमाणु बनाऊं, तो ये पहली सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए पास पास, दूसरी सेल में 1, 2, 3, 4 भर दिए। अब इसके बाहतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो 5 और फिर कितने, 6। तो अब यहाँ पर मैं तुमसे पूछूंगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए जो जोड़े बनेंगे, तो सिर्फ 2 हैं तो इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो ऑक्सीजन की बैलेंसी 2। इसी तरह से हम कार्बन की बैलेंसी को भी ज्ञात कर लेते हैं, यानी ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी आई, संयोजकता इसकी 2। तो आपकी समझ में आ गया होगा कार्बन की बैलेंसी 4 होती है। और ये प्रश्न जाने कितनी बार पूछा गया है एमसीक्यू में कि कार्बन की संयोजकता क्या होती है या कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का प्रतीक क्या होता है, C। ठीक है, ये बात है। और कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। याद रखेंगे इतने पॉइंट बस। कार्बन के 3 समस्थानिक C12, C13, C14। और कार्बन क्या है, एक अधातु है। अब आगे चलते हैं। कार्बन की उपस्थिति, किसको पढ़ेंगे अब, कार्बन की उपस्थिति। तो कार्बन कहां कहां पाया जाता है और प्रकृति में ये नहीं कि कार्बन किस रूप में पाया जाता है, तो इसके बारे में, यानी कार्बन की परिचय चल रहा है या कार्बन का इंट्रोडक्शन। तो कार्बन पृथ्वी की भूपरपटी पे है ना, पृथ्वी की भूपरपटी में खनिजों जैसे कार्बोनेट है ना, कार्बोनेट खनिज में क्या होता है, CO3 होता है कार्बोनेट।
तो कार्बोनेट में कार्बन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी HCO3, ठीक है, HCO3, इस पे 2 रेडायन होते हैं और इस पे 1 रेडायन होता है। और कोयला, कोयला एक प्रकार का कार्बन है, ठीक है। पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम के रूप में कितना परसेंट कार्बन पाया जाता है, तो 0.02% पाया जाता है, 0.02% कार्बन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम में पाया जाता है पृथ्वी की भूपरपटी में, खनिजों में, ठीक है। अब वायुमंडल में कितना कार्बन पाया जाता है, तो वायुमंडल में उपस्थित होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका सूत्र क्या होता है, CO2, CO2 में कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.03%, 0.03% पाया जाता है। प्रकृति में इतनी कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद, यानी प्रकृति में बहुत कम मात्रा में कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है, कार्बन के यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। क्या कहा, कार्बन प्रकृति में 0.03% पाया जा रहा है, 0.02% पाया जा रहा है, और इसके बावजूद भी कार्बन के यौगिक बहुत है, ठीक है। भोजन है, कपड़े हैं, दवा है, पुस्तक है, सभी सजीव वस्तुएं हैं, पेड़ पौधे व जीव जंतु में कार्बन के यौगिक, ये सब किससे बने होते हैं, कार्बन के यौगिकों से ही बने होते हैं। यानी क्या क्या, भोजन आपका कार्बनिक पदार्थ है, कपड़े भी किससे, ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाए जाते हैं, दवा है, पुस्तक है, सभी सजीव, पुस्तक किससे बनाई जाती है, पेड़ पौधे किससे बने होते हैं, कार्बन तत्व पाया जाता है उनमें। सभी सजीव वस्तुएं, जितने भी सजीव हैं वो भी, उसमें भी क्या पाया जाता है, कार्बन। पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु भी जटिल कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, ये लाइन पढ़ी होगी आपने, ठीक है। तो सभी में कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या, तो कार्बन का ये परिचय इतना हो गया जो कि एनसीईआरटी में दे रखा था। अब हम लेकर आए हैं केमिकल बॉन्ड, ठीक है, यानी रासायनिक आबंध। तो रासायनिक आबंध हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालेंगे, रासायनिक आबंध। रासायनिक, अगला टॉपिक क्या था बताया था मैंने, रासायनिक आबंध। तो हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक आबंध। यानी इंग्लिश में बोलें तो केमिकल बॉन्ड डालिए, केमिकल बॉन्ड। तो रासायनिक आबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक आबंध निम्न 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और एक होता है आयनिक आबंध, आयनिक आबंध, आयनिक बॉन्ड। तो कितने प्रकार के, 2, सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड, और आयनिक आबंध यानी आयनिक बॉन्ड। तो आगे पढ़ते हैं कि सहसंयोजी आबंध क्या है, यानी कोवलेंट बॉन्ड क्या है। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, तो सुनो भाई, सहसंयोजी आबंध डाल दीजिए, हेडिंग फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो 2 परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, यानी आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कह दिया भाई, 2 परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, 2 परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने रासायनिक आबंध को हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी, और सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं,
तीन प्रकार के। अब बात इस परिभाषा से समझ में नहीं आ रही होगी, तो मैं एक सहसंयोजी आबंध का एक उदाहरण ले रहा हूं। तो उदाहरण कौन सा ले, चलो उदाहरण ले लेते हैं एक सहसंयोजी आबंध में H2 है ना। H2 के बीच में कौन सा बॉन्ड बना होता है, तो देखिए H का मतलब सभी जानते होंगे है यानी हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बातम कोष या हाइड्रोजन में तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो बातम कोष में भी उसके में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक ही एक ही होता है। तो अब मैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो इसके बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन और इसके भी बातम कोष में एक इलेक्ट्रॉन, तो अगर मैं इस पर लेविस डॉट सिंबल लगाऊं तो जिसके बातम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर लेविस डॉट सिंबल उतना ही होता है। तो इसके पास कितना, एक, और इस हाइड्रोजन के पास भी कितना, एक। थोड़ा उस हाइड्रोजन को मैं पास में बना लेता हूं। तो इस हाइड्रोजन का हम कैसे बना ले रहे हैं, इस तरह का। अब देखो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, साझेदारी करेंगे। अब साझेदारी क्योंकि मैंने ही पहले बताया था कि प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैसों के बराबर स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास रखने के लिए आपस में चाहे तो साझेदारी करता है, चाहे इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनों को देता है या तो दान करता है या फिर ग्रहण करता है। तो अब क्यों करता है, क्योंकि स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2, और बाकी 8 होता है, यानी बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन करता है पूरे। अब ये हाइड्रोजन 2 ही करेगा। तो देखो इन्होंने क्या किया कि इसके पास भी एक था, इसके पास भी एक था, तो इन्होंने आपस में साझेदारी कर ली। अब साझेदारी में दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों हाइड्रोजन का बराबर हक है, तो इसके भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। अब बातम कोष में इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इनकी संरचना कैसी हो जाती है, अब देखो 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी तो इनके मध्य एकल बंध बनता है। क्या बनता है, एकल बंध, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक यहाँ पर और एक यहाँ, ऐसे मान लीजिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन, 2। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बंध में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। तो बात समझ में आएगी। मैंने क्या कहा था कि 2 परमाणुओं के परस्पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा बने रासायनिक आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। तो अब इनको नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मिटाना नहीं, और आप इसे सहसंयोजी आबंध की परिभाषा लगा करके इसको एग्जाम्पल में ले लेना, ठीक है, किसमें, एग्जाम्पल में। अब सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के हैं, तो सहसंयोजी आबंध के भी 3 प्रकार हैं। एक तो एकल सहसंयोजी यौगिक, यौगिक नहीं होगा, 1 मिनट रुक जाए। एकल सहसंयोजी आबंध, एकल सहसंयोजी आबंध, और दूसरा होगा द्विसंयोजी आबंध, और तीसरा त्रिसंयोजी आबंध। तो देखो एकल के तैया बोलेंगे हम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसे मिटा दूं मैं, और इसे क्या बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड, और इसे क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो कितने प्रकार के, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट को सिर्फ सिंगल लाइन से दर्शाते हैं, इस तरह की लाइन से, डबल को डबल लाइन से दर्शाते हैं इस तरह से, और ट्रिपल को 3 लाइन से दर्शाते हैं। तो सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3, यानी एकल सहसंयोजी आबंध, द्विसंयोजी आबंध और त्रिसंयोजी आबंध। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इसे माइनस फाइनस या बराबर वगैरह नहीं पढ़ना, केमिस्ट्री है ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, इसे
ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे ही पढ़ लेते हैं शॉर्ट में। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिंगल, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। यहां भी गलत लिख दिया है भाई, आबंद डालना, ठीक है। आबंद। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, तो समझिए भाई सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो जब दो परमाणुओं के बीच एक जोड़ा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनता है तो उसे एकल सहसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या किया, जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बॉन्ड, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने आबंध को क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि हमारे किस में बन रहा था, एक जो H2 में, किस में बन रहा था, H2 में। तो H2 में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही थी। तो एग्जांपल देखते हैं किसका, H2 का बनना है ना, H2 का बनना। तो अभी मैंने बताया था H1 और ये एक H, इसके भांतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक, और इसके भांतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। तो इसके भांतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भांतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। तो हम लेविस डॉट सिंबल भी कितना होगा, एक, इसका एक बना दिया और इसका क्रॉस से बना देते हैं, ठीक है। और दोनों के बीच में साझेदारी होगी तो क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड। अब बताओ एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, हाँ है, और दोनों की साझेदारी है, इसका भी हिस्सा इस पर है और इसका भी हिस्सा इस पर है, इस तरह से, इसलिए लाइन खींचते हैं। तो क्या बना, सिंगल बॉन्ड। क्या बना, सिंगल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बोलेंगे इसे। अब यहाँ पर दोनों की साझेदारी पूरी है, यानी इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी अब दो ही इलेक्ट्रॉन हो गए इनके पास, कितने हो गए, दो, क्योंकि इन्होंने क्या कर ली, साझेदारी, ठीक है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने बंध को क्या कहते हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि H2 में, ठीक है, H2 में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब देखें, जैसे एक और उदाहरण ले लूं मैं, चलो एक और उदाहरण ले लेते हैं, CH4 है ना। अब यहाँ पर कार्बन कितने हैं, एक, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार, एक 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 और चार। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक, बातों को तो एक, इसके लेविस डॉट सिंबल, एक इसका लेविस डॉट सिंबल, एक इस हाइड्रोजन का लेविस डॉट। लेकिन कार्बन के बातम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कार्बन के बातम कोश में चार होते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी भी चार, और बातम कोश में अभी मैंने बताए थे चार इलेक्ट्रॉन होते हैं। या फिर लिख लीजिए कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2,4, यानी बातम कोश में कितने हो गए, चार, क्योंकि परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। तो इसके बातम कोश में कितने हो गए, चार इलेक्ट्रॉन। तो इसकी क्रॉस से दर्शा दे रहे हैं, है ना। अब ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, दो दो इलेक्ट्रॉनों की या एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन के बीच में और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, बताओ भाई, ये रहा। तो हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच में, हाइड्रोजन तथा कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड बनना है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा है रही है। तो ये कैसे बनेगा, C, ठीक है, सिंगल बॉन्ड H, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल बॉन्ड H, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड H, ठीक है। तो क्या बना, सिंगल बॉन्ड बना, है ना। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कहाँ बनता है, जहां पर सिर्फ एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। देखो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी है तो सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होनी तो एक सिंगल बॉन्ड बना दिया, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड, और ऐसे ही यहाँ पर बना दिया। दो सहसंयोजी यौगिक,
है ना। तो डबल स्वर यौगिक नहीं होगा, क्या होगा, डबल बॉन्ड। ये मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं है। आवंध, तो क्या है भाई, डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल कोवलेंट बॉन्ड, एक मिनट, बॉन्ड्स डालिए, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो डबल कोवलेंट बॉन्ड जैसे कि दो सहसंयोजी बंध, तो उसमें दो बॉन्ड होंगे, है ना। अब दो बॉन्ड होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाएगी, दो जोड़ी, है ना। दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने बंध को क्या कहते हैं, द्वि सहसंयोजी बंध कहते हैं। या फिर जब दो परमाणुओं के बीच दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, कितने जोड़े, दो जोड़े इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो आबंध बनता है उसे द्वि सहसंयोजी आबंध कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन में बता रहा है, जैसे किसमें बता रहा है, ऑक्सीजन में, है ना। तो ऑक्सीजन के मध्य देखते हैं, ऑक्सीजन में दो ऑक्सीजन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड होता है, क्या होता है, डबल बॉन्ड। देखते हैं कि डबल बॉन्ड आएगा या सिंगल बॉन्ड आएगा, तो करके देखते हैं। ये एक लेते हैं परमाणु ऑक्सीजन का और एक परमाणु ऑक्सीजन का ये ले लिया। अच्छा, ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है। कितना होता है, 8। तो मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखूंगा तो इसका 2,6 और इसका लिखूंगा तो 2,6, यानी 6 2 8 और 6 2 8 पूरे। यानी कहूं मैं बात एक, तो बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, तो इसमें 6 और इसके बाहतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। तो मैं इसके 6 इलेक्ट्रॉन बना दूं बाहतम कोष में लेविस डॉट सिंबल द्वारा, 1 2 और 3 4 और 5 और 6। अब इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन बना दूं, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसके बना दूं दूसरे कलर से, ठीक है, दूसरे कलर से बना देते हैं इसके। तो इसके भी 1 2 3 4 और 5 और 6। तो देखो इसके भी बाहतम कोष में, एक मिनट रुक जाइए, इसको ऐसे गोल गोल डिफरेंट कलर उससे दिखा दो, या तो डिफरेंट कलर से दिखाने हैं आपके लिए, या फिर मतलब क्या है, क्रॉस या गोल दिखाने हैं, सॉरी। चलो अब सही है। आप अगर एक ही पॉइंट से बना रहे हैं तो इस तरह से बना लेना, इसलिए मैंने कलर चेंज तो किया है, उसके साथ साथ ये भी चेंज कर दिए। अब देखो दो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा तो इसके बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और 8 इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी यौगिक होगा वो कैसा होगा, या कोई भी तत्व होगा, स्थायी होगा। इसलिए ये स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए अपने बाहतम कोष में 8 करते हैं, 2 से, यानी हाइड्रोजन के बाद में जो भी तत्व आते हैं वो अपने बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है, साझेदारी करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करता है। तो देखो यहाँ पर वो कितना करना चाह रहा है, 8, तो 8 करेगा। तो देखो किस तरह से साझेदारी करेंगे, इस तरह से ये साझेदारी कर ली, और इसके बाद इसमें 2 आ गए। अब देखो ऐसा नहीं कि आप गलत सलत ये गोले कर दो, है ना, उसको आप समझने पड़ेंगे कि देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके गोले में 8 आए। अब इसके गोले में करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों के बाहतम कोष में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। तो अब इनके दोनों के बाहतम कोष में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बाहतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पर ये कैसा हो गया, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास दर्शा रहा है। अब यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की बताओ, तो दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की, या फिर बोलेंगे 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी। तो इसके मध्य में 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ही ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य में, तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड, द्वि सहसंयोजी बंध, या फिर हम डबल बॉन्ड भी बोलेंगे। तो O2 अणु का इस तरह से निर्माण होता है। भाई डबल बॉन्ड समझ में आ गया, दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किस तरह से होती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार का आबंध।
कि तेरे सहसंयोजी यौगिक, तेरे सहसंयोजी यौगिक की जगह सॉरी तेरे सहसंयोजी यौगिक में, फिर यहां भी सुधार कर लीजिए भाई, यौगिक की जगह क्या होना चाहिए, आबंध। आबंध। तो त्रिसंयोजी की बात कर रहा है तो ट्रिपल, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो त्रिसंयोजी आबंध क्या होता है, तो जैसे एकल संयोजी आबंध था तो उसमें एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को क्या कहते थे, सिंगल बॉन्ड। और अगर द्वि आबंध था, द्विसंयोजी आबंध, तो उसे हम क्या कहते थे, दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने बंध को क्या कहते हैं, डबल बॉन्ड या डबल कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा बने आबंध को क्या कहते हैं, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर मैंने लिखा है जब दो परमाणुओं के बीच तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से आबंध बनता है तो उसे त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिसंयोजी आबंध कहते हैं। और त्रिसंयोजी आबंध किस अणु में बनेगा, तो N2 एक ऐसा अणु है जिसमें त्रिसंयोजी आबंध बनेगा। अब मैं यहाँ N2 की संरचना की बात करें, है ना, तो N कितने हैं, दो, N और एक N, दो बन गए। अब दोनों N का परमाणु क्रमांक होता है 7, कितना होता है, 7। तो अगर 7 है N का परमाणु क्रमांक तो N का मैं इलेक्ट्रॉन विन्यास इधर लिख दे रहा हूं, है ना, तो N का 7 तो 2,4, 6 हो जाएगा, 2,5। इसके भांतव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मांगे, 5। कितने आए, 5। तो इसके भांतव कोश में 5 इलेक्ट्रॉन और इसके भांतव कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो कितने इलेक्ट्रॉन, कितने लेविस डॉट सिंबल, 1 2 3 और 2 और यहाँ लगा दो, 4 और 5। और इसके भांतव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, लेविस डॉट सिंबल दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 और 4 5। अब मैंने यहाँ कलर चेंज कर लिया है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, लेविस डॉट सिंबल सेम प्रकार का दिख रहा है। तो अब देखो हम कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होगी, 3 इलेक्ट्रॉनों की। देखो 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर ले रहे हैं, तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके गोले में, जो नाइट्रोजन है उसके पास कितने हो गए, तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, पूरा, ये भी खुश। अब इसके में कितने हो गए, देखो 2 4 6 और 8, तो दोनों नाइट्रोजन खुश हैं अब, क्योंकि उन्हें कितने इलेक्ट्रॉन करने थे, अपने भांतव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने थे, तो 8 दोनों ने कर लिए। तो अब इनकी संरचना कैसी होगी, 2,8 हो गए, और इसके में भी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2,8, यानी भांतव कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 दोनों 8 करके इलेक्ट्रॉन खुश हो गए, भले ही इन्होंने साझेदारी की, ठीक है, भले ही इन्होंने साझेदारी की। अब साझेदारी करने के बाद में अब इनके बीच में कितना बॉन्ड बनेगा, तो 3 बॉन्ड, क्योंकि 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी, 1 2 3, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, सहसंयोजी आबंध कितने प्रकार के होते हैं, सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। सहसंयोजी आबंध में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। अब मैं आगे चलता हूं, हमारा प्रश्न था जो हमने लिखाया था, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता, और हमारा जो वहां पर प्रश्न दिया था हमने कि क्या कार्बन आयनिक आबंध बना सकता है, यही तो प्रश्न था, और इसी प्रश्न के कंफ्यूजन में हो गए आप। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर साफ लिख दिया है, कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकते। अब बात आई आपके मन में कि सर कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बना सकते, तो इस प्रश्न का जवाब यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है एनसीईआरटी में, तो विशेषकर ध्यान देंगे और स्टार बना लेंगे इस लाइन पर, ठीक है, कि कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता, ये स्टार की जगह और कुछ बन गया भाई, 3 स्टार बना लीजिए इस प्रश्न पर। चलो तो सुनो भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, और जिससे इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन
लेने होंगे जो कि दोनों ही संभव नहीं है। यानी भातल कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ठीक है, यहां समझ लीजिए दोबारा से, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है जिससे इसके सबसे बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। यदि यह अपना अष्टक पूर्ण करेगा, यहां लाइन छूट गई है, यदि यह अपना अष्टक पूर्ण करेगा, अष्टक पूर्ण करेगा, पूर्ण करेगा तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन, कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन लेने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने होंगे जो कि दोनों ही संभव नहीं है। यानी जो कि संभव नहीं है, इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता। ये या तो इस पे एक कंडीशन है कि यदि, मेरी बात सुन लीजिए, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि कार्बन के भातल कोष में 6 इलेक्ट्रॉन थे और इसके, सॉरी भातल कोष नहीं, परमाणु क्रमांक 6, तो भातल कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन या तो त्याग दे, आयनिक बंध में क्या होता है, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर दे। अब दोनों ही कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता, दोनों ही कंडीशन में क्या है? असंभव है। तो इस लाइन को पूरा लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूँ कि कार्बन के परमाणु क्रमांक 6 है जिससे उसके बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि वह अपना अष्टक पूर्ण करेगा तो 4 इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या फिर 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दान करेगा, देगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में यह असंभव है, इसी कारण कार्बन आयनिक आबंध नहीं बना सकता है। अब इस असंभव या इम्पॉसिबिलिटी का कोई तो कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे 2 कारण हैं क्योंकि, सुनिए भाई, वो लाइन अपने लिख लेना, ठीक है। पहला, ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण करेगा तो क्या बनाएगा? C4 रेडाइन, यानी कार्बन पे 4 रेडाइन बनाएगा, बना सकते हैं। लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन, यानी अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल होगा। मान लो मैं कार्बन का परमाणु बना लूं, तो कार्बन का परमाणु पहला न्यूक्लियस, वो पहली सेल और दूसरी सेल, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 और 2, दूसरे में कितने थे? 1 और कितने थे? 2, 3 और 4। ठीक है, अब इसमें जो प्रोटॉन है, अगर किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, सॉरी, जितने उसका परमाणु क्रमांक होता है, मान लो कोई भी परमाणु है जो उदासीन परमाणु है, उसका परमाणु क्रमांक कितना है? 6 है ना, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होती है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है? प्रोटॉन है। लेकिन अब यहाँ पर समस्या ये आ रही कि वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के 8 पूरे करेगा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4, और ले लिए उसने इलेक्ट्रॉन तो हो गए 10, यानी इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और भर लिए उसने, कितने हो गए? 10। लेकिन यहाँ प्रोटॉन कितने रह गए? सिर्फ प्रोटॉन 6 ही रह गए, यानी न्यूक्लियस में। अब प्रोटॉन 6 हो गए तो क्या 6 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन 10 के साथ रह सकते हैं? नहीं, तो ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, यानी धारण करना ऐसा मुश्किल होगा। तो इस कारण भी, एक कारण ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन 4 ग्रहण नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये भी है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, अगर खोकर मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, कंडीशन ये है 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो C4 धनायन बनाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं उस पर उतना ही आवेश होता है। अब क्यों होता है ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कि किसी पर आवेश +4 क्यों है और किसी पर आवेश +2 क्यों है और -2 क्यों है, तो वो आप बताएंगे कि माइनस कब आ जाता है और धनायन कब आ जाता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4 धनायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन को, है ना, 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 4 प्रोटॉन वाले नाभिक, 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए
अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अतः कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, या कार्बन में सहसंयोजी आबंध होता है, कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है, ये लिखना, बनाता है, कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाता है। तो बात समझ में आई कि अगर मैं बात कर लूं किसकी, कि मान लो ये न्यूक्लियस है आपका, इसमें कितने हैं, चलो मैं प्रोटॉन ही बना दी करूंगा, इसमें मान लो ये न्यूक्लियस है बड़ा सा, और इसमें कितने प्रोटॉन है, 6, है ना। लेकिन ये क्या है तुम्हारा पहली सेल, और ये है दूसरी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और इसमें 1 2 3 4, ये कंडीशन है। अब इसने क्या किए कि ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, और ये चारों त्याग दिए, यानी 72 कोषवार इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो देखो 1 गया, 2 गया, 3 गए, 4 गए, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, अब प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2। अब ऐसा तो असंभव है ना, ऐसा तो संभव है, या ऐसे परमाणु से 4 इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत अधिक ऊर्जा देकर निकाले जा सकते हैं, तो ऐसा करना असंभव होता है। इसलिए कार्बन क्या है, आयनिक आबंध नहीं बनाता है। ये डिटेल में एक्सप्लेन है, अगर आपके प्रश्न में आ जाए तो आप इतना लिख सकते हैं जो इतनी लाइन है, ठीक है। और समझा करके आप इस तरह से भी लिख सकते हो। आप अगर इस तरह से देंगे तो ये एनसीईआरटी प्रश्न की एक्सप्लेनेशन है। आगे चलते हैं, सहसंयोजी यौगिकों के गुण। तो सहसंयोजी यौगिकों के गुण क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला सहसंयोजी यौगिक, क्योंकि जो यौगिक सहसंयोजी बंध बना रहे थे उन्हें हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक के गुण निम्नलिखित हैं। पहला, ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ये सामान्यतः द्रव या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है, इनका गलनांक व क्वथनांक कम होता है। ये सामान्यतः जल में नहीं घुलते। किस में नहीं घुलते हैं, जल में नहीं घुलते, क्योंकि जल क्या है, जल एक इनऑर्गेनिक पदार्थ है या इनऑर्गेनिक यौगिक है, जबकि ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिक यौगिकों में होता है और समान समान को घुलता है, यानी लाइक डिजोल्व लाइक, इसलिए ये जल में नहीं घुलते हैं। और देखिए ये जो कार्बन वाला आपका चैप्टर है ये स्टार्ट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लेकर आएंगे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं यौगिकों की। तो उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखें। अब यहाँ से एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये पार्ट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।